नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज राजनीति की खबरों से अलग हटकर बात उस घटना की करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिहाज से बहुत अहमियत रखती है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर, और एक नहीं दो है। एक हो चुकी है, दूसरी होने की ओर है। ये है वो दो तस्वीरें जो आज की वो दो बड़ी खबरें बयां कर रही हैं, जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। एक तरफ अल जवाहिरी, अलकायदा का सरगना जिसे अमेरिका ने ढेर कर दिया, और दूसरी खबर अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी से जुड़ी हुई, जो इस वक्त उड़ान भर चुकी हैं ताइवान के लिए। ताइवान की राजधानी ताइपे भारतीय समय अनुसार शाम 7:50 पर उनका विमान उतरेगा। लेकिन सारा विवाद इसी बात को लेकर है क्योंकि चीन लगातार धमकियां दे रहा है कि अगर ताइवान पहुंची अमेरिकी स्पीकर तो फिर चीन इसको किसी हाल में स्वीकार नहीं करेगा। तो अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी का अमेरिका ने खात्मा कर दिया है, और दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ताइपे पहुंचने वाली है। इसी को लेकर दुनिया की नजर है। जवाहिरी को जिस अंदाज में और जिस तरीके के हथियार से मारा गया वो बेहद दिलचस्प है। उसे आपको जानना चाहिए। पूरी कहानी दिखाते हैं आपको, आखिर क्या है जवाहिरी को खत्म करने वाला वो हथियार, वो विनाशक। जिस बिल्डिंग में जवाहिरी ठहरा हुआ था, ना उसे कोई नुकसान पहुंचा, ना उस बिल्डिंग में जवाहिरी के अलावा कोई दूसरा मारा गया, ना बिल्डिंग में कोई धमाका हुआ। बस आसमान में उड़ते ड्रोन से बिजली की रफ्तार से एक मिसाइल आई और बालकनी में खड़े जवाहिरी पर पलक झपकते ही बिजली गिर गई। सेकंड भर में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी सरगना अल जवाहिरी का काम तमाम हो गया। आखिर इतना खतरनाक ऑपरेशन चुटकियों में कैसे मुमकिन हो पाया? आखिर वो कौन सा हथियार है जिसने अमेरिका में अपने सबसे बड़े दुश्मन का खेल खत्म कर दिया है? ऐसा वो कौन सा मारक अस्त्र है जिससे ना बिल्डिंग गिरी, ना जान का कोई और नुकसान हुआ, सिर्फ वही मारा गया जिसे अमेरिका ने टारगेट किया था। वो हथियार है हेलफायर R9X मिसाइल। जी हाँ, यही है वो मिसाइल जिसने अलकायदा के सरगना और कभी ओसामा बिन लादेन के राइट हैंड रहे अल जवाहिरी का द एंड कर डाला, वो भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मंत्री के घर पर। हेलफायर R9X यही वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने आतंकी अल जवाहिरी को मार गिराने के लिए किया है। इस मिसाइल को निंजा बम या फिर निंजा मिसाइल भी कहा जाता है। निंजा नाम सुनकर आपको ये किसी जो मार्शल आर्ट होती है उसका ध्यान दिला रही होगी। दरअसल जिस तरह से जो निंजा मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो तेज धारदार हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक इसी तरह से इस R9X मिसाइल में गोला बारूद की जगह तेज धारदार ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। हेलफायर को काफी घातक और टारगेट पर सटीक निशाना बनाने के लिए पहचाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दूसरी मिसाइलों की तरह विस्फोट नहीं करती, बल्कि इसके अंदर से चाकू जैसे ब्लेड्स निकलते हैं जो टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इससे आसपास के लोगों को कोई चोट नहीं पहुंचती। इस मिसाइल को निंजा मिसाइल भी कहा जाता है, और निंजा मिसाइल की खासियत ये है कि ये बिल्ट अप एरिया के अंदर इसका इस्तेमाल होता है जिससे कि कोलैटरल डैमेज बहुत कम हो, और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में टारगेट को निस्ते नाबूद करती है। और बेसिकली ये एंटी पर्सनल मिसाइल है। इसके अंदर जो मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है वो ये है कि वॉरहेड के ऊपर कुछ पंखुड़ियाँ होती हैं जो टारगेट के नज़दीक पहुंचने पर पूरी तरह खुल जाती हैं और बड़े इलाके को
एड्रेस कर लेते हैं। इसके अंदर उस तरीके से धमाका नहीं होता जैसे आम तौर पर मिसाइलों के अंदर देखने को मिला है। आप सबने यूक्रेन की लड़ाई को देखा होगा कि कैसे मिसाइल बहुत बड़े बड़े धमाके करती है, तो उस तरीके का धमाका इससे नहीं होता। और इसी का इस्तेमाल हमने अल जवेरी को मारने के लिए अमेरिका ने किया है। हेलफायर R9X मिसाइल इन बिल्ट सेंसर और रडार के इस्तेमाल से अपने टारगेट का पता लगा सकती है। इसमें बारूद कम, लेकिन ब्लेड्स और धारदार मेटल यानी धातुओं का उपयोग ज्यादा होता है। ये ब्लेड्स विस्फोट के बाद टारगेट को चक्र की तरह घूमते हुए चीर फाड़ डालते हैं। भारत के पास हिलफायर मिसाइल्स हैं, लेकिन R9 निंजा मिसाइल भारत के पास है। मेरे ख्याल से शायद भारत के पास ये मिसाइल नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका के पास ही है। ये जैसा मैंने बोला, अर्बन वॉरफेयर में इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान के अंदर पहले भी किया है अमेरिका ने इसका इस्तेमाल नंगरहार प्रोविंस के अंदर 2 अलकायदा के बड़े टेररिस्ट को मारने के लिए इससे पहले भी किया हुआ है। अब आपकी दिलचस्पी ये जानने में है कि आखिर जवाहिरी के ठिकाने का पता कैसे लगा और वो कैसे मारा गया। दरअसल जवाहिरी काबुल में तालिबानी सरकार के गृह मंत्री और कुख्यात आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी के बेहद सुरक्षित ठिकाने पर पनाह लिए हुए था। बताया जा रहा है कि जवाहिरी का परिवार भी इसी ठिकाने पर हक्कानी की मेहमान नवाजी में था। अल जवाहिरी को काबुल में हक्कानी के घर की बालकनी में बार बार आने की आदत थी और उसकी यही आदत उसको भारी पड़ गई। दरअसल उसके बालकनी में बाहर आने से CIA यानी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को भनक लग गई कि अल जवाहिरी इसी घर में छिपा हुआ है, और फिर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अपने रीपर ड्रोन और हेलफायर मिसाइल दागकर उसका काम तमाम कर दिया। अमेरिका का दावा है कि इस हमले में जवाहिरी के परिवार वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सब इसलिए क्योंकि ये मिसाइल 6 ब्लेड से लैस होती है और टारगेट पर अटैक कर सिर्फ उसी को खत्म करती है। हेलफायर R9X मिसाइल को पहली बार सीरिया में अमेरिका ने अलकायदा के सेकंड इन कमांड अबू अल खैर अल मिस्री के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उस वक्त ये आतंकी एक कार में जा रहा था और इस हेलफायर मिसाइल ने जैसे ही कार पर गिरी, उस कार की छत को काटा और आतंकी का खेल खत्म हो गया। उस वक्त इस हमले में कार को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस रहस्यमयी हथियार हेलफायर R9X मिसाइल को निंजा बम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका एक और पॉपुलर नाम है फ्लाइंग जिन्सू। 1970 और 80 के दशक के चाकू के एक मशहूर टीवी विज्ञापन के बाद इसे फ्लाइंग जिन्सू कहा जाने लगा। जापानी रसोई के चाकू को लेकर दावा किया गया कि इससे पेड़ की टहनियां भी कट सकती हैं और टमाटर भी। तो चाकू से बम पर आए और फिर ऐसी मिसाइल बनी जिसमें चाकू जैसी धार हो। यही हेलफायर R9X मिसाइल का कमाल है। और देखिए, हम जो कह रहे थे वही हुआ है। एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, वो ये कि पाकिस्तानी सेना के 12th कोर के कमांडर के हेलीकॉप्टर को बलूच आर्मी ने ही मार गिराया था। इस वक्त की बड़ी खबर, बलूचिस्तान बलूचों का संगठन है BRAS, इसकी तरफ से खुद बयान जारी किया गया है और इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली गई है। पुष्टि की है खुद बलूचों के इस संगठन ब्रास ने। बयान में कहा गया है कि बलूचिस्तान के विंडर और नूरानी की पहाड़ियों के बीच 12th कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। और इसमें सिर्फ जनरल सरफराज अली ही मौजूद नहीं थे, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के साथ साथ इसमें ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मनान और नायक मुदस्सर फैयाज भी सवार थे। तो देखिए किस तरीके का ये झटका पाकिस्तान को लगा है। पाकिस्तान के ये बड़े अधिकारी सेना के, जिनके विमान को मार गिराने की जिम्मेदारी अब बलूचों के संगठन ब्रास ने ली है। एबीपी न्यूज ने इस खबर को लेकर पहले ही आप तक जानकारी पहुंचाई थी और अब इस खबर पर मोहर लग गई है। एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर, बलोच आर्मी ने गिराया पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद है। ओम प्रकाश, जो खबर हमने पहले दी थी सूत्रों के हवाले से, उसी पर अब मोहर लग गई। बिल्कुल रोमाना, उस खबर पर मोहर लग गई है। बलूची संगठन है राजी अजोई संगठन, इसने बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी के 6 अधिकारियों का फोटो जारी कर जिम्मेदारी ली है और उसने कहा है कि उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के इस हेलीकॉप्टर को कल मार गिराया।
उन्होंने ये भी कहा है कि इस बारे में डिटेल मीडिया स्टेटमेंट थोड़ी देर बाद जारी किया जाएगा। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों तक जो सबसे पहले खबर पहुंचाई थी कि इस मामले में बलूची संगठनों का रोल है और उन्होंने इस अलकायदा की मदद से इस पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस तमाम अपडेट के लिए। और सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, जिस तरीके से एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी, 2 ब्रिगेडियर, 2 मेजर, बड़े रैंक्स के ये अधिकारी जिनको मार गिराने की जिम्मेदारी अब खुद बलूचों के संगठन की तरफ से ली जा रही है, कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए अब बलूचिस्तान में ये बड़ी चुनौती। जी बिल्कुल रुमाना, और ये दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी की अट्रॉसिटीज के अगेंस्ट जो बलोच काफी समय से स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो किस ब्रिंक पर पहुंच रहा है, किस सीमा पर पहुंच रहा है। नई शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि पिछले कई सालों में इसको सबसे बड़ा हमला कह सकते हैं, बाकायदा टारगेट करके इतने इंपॉर्टेंट हाई ऑफिशियल्स थे पाकिस्तानी सेना के, उनको मार गिराया गया और आज बाकायदा इसकी औपचारिक स्टेटमेंट जारी करके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है इस संगठन ने। तो अब मुझे लगता है निश्चित तौर पर आप सही कह रही है, बहुत बड़ी चुनौती है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए है कि बलूचिस्तान में वो जिस तरह से ऑक्यूपेशन कर रहे थे, जिस तरह से लोगों पर अट्रॉसिटी और अत्याचार कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि अब वहां के लोग इस बात को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त करने के लिए राजी हैं। हालांकि ये एक एक्ट ऑफ टेरर जरूर है, इसको लेकर के वो डिटेल स्टेटमेंट जारी करेंगे, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह इस तमाम अपडेट के लिए। तो बलोचों ने ही गिराया था पाकिस्तानी अधिकारियों का ये विमान, इसकी जिम्मेदारी खुद बलोच संगठन की तरफ से ले ली गई है। तो आज के दिन दुनिया से आई 2 बड़ी खबरें। एक, आतंक का अंत हुआ, जवाहिरी को अमेरिका ने ढेर कर दिया। दूसरी, जो अमेरिकी स्पीकर जो हैं संसद की, नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान की यात्रा पर हैं, उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और इस सब के बीच अब बात कर लेते हैं उस आतंक की जो बारिश और बाढ़ की शक्ल में देश में कहर बरपा रहा है। मॉनसून की बारिश ने लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। हाहाकार उत्तर से लेकर दक्षिण तक हो रहा है। रिपोर्ट देखिए जरा। उत्तर में कुदरत का हाहाकार, दक्षिण में पानी का प्रचंड बहाव, पूरब में आसमान का प्रहार, और पश्चिम में पानी की विध्वंसक धार। कट गया। ये देश के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें हैं। उत्तर में हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कुदरत का हाहाकार है, तो दक्षिण में कर्नाटक से केरल तक पानी का प्रचंड वार है। पूरब और पश्चिम के भी कई इलाकों में हाल कमोबेश यही हो रखे हैं। असम से लेकर बिहार तक नदियां उफान पर है। आज शुरुआत दक्षिण से आई उस तस्वीर से जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समंदर में उठती लहरों के बीच एक नाव हिचकोले खा रही है। दिल थाम के देखिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। अचानक से इतनी तेज लहरें उठती हैं कि नाव एक तरफ झुक जाती है
और इस नाव पर सवार लोग समंदर में गिरते गिरते बचते हैं। तस्वीरें तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले की है। भारी बारिश की चेतावनी की वजह से मछुआरों को केरल और तमिलनाडु के समंदर में जाने से मना किया गया था, लेकिन सनमून नाम की इस नाव पर सवार लोगों ने अलर्ट की अनदेखी की और देखिए कैसे समंदर में मौत से सामना हो गया। इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि जब प्रशासन की ओर से चेतावनी दी जाए तो उसका पालन करना चाहिए, नहीं तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। पिछले 2-3 दिनों से केरल में भारी बारिश हो रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त केरल के 3 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कन्नूर की है, दूसरी कोझिकोड की और तीसरी तस्वीर है त्रिशूर की। अब आप केरल के त्रिशूर से आई इस हैरान करने वाली तस्वीर को देख लीजिए और अंदाजा लगाइए, जब इसका ये हाल है तो आम इंसान की क्या बिसात। पानी की बहती धारों के बीच आपको ऊपर का थोड़ा सा जो हिस्सा दिख रहा है, असल में ये एक विशाल हाथी है। और पानी के इस बहाव में ये विशाल जानवर फंस चुका है, निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तमाम कोशिशें बेकार होती दिख रही है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस हाथी का हुआ क्या? तैरने की क्षमता रखने वाला विशालकाय जानवर हाथी क्या पानी के इस प्रचंड प्रहार को झेल पाया? कैमरे में पूरी तस्वीर कैद तो नहीं हुई, लेकिन कुछ देर बाद ये हाथी पानी की इस धारा के बीच एक टापू नुमा जगह पर दिखता है। किनारे खड़े लोग हाथी का वीडियो बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी है, लेकिन पानी के बीच 2-4 हरे पेड़ दिख रहे हैं और उन्हीं पेड़ों की ओट में हाथी दिखता है और फिर आंखों से ओझल हो जाता है। वो तो हाथी था जिसने पानी के इस प्रचंड वेग को झेल लिया। कल्पना कीजिए इंसान की हालत क्या होती, क्योंकि पानी की ये धार आगे जाकर विशाल झरने की शक्ल ले लेती है। केरल के कोट्यम से 38 किलोमीटर दूर पड़ता है इरंग्वेटा। करीब 30,000 की आबादी वाला ये शहर पानी में डूब गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी इरंग्वेपेटा की तस्वीरें हैं। कोट्यम जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहाँ कई पुल पानी में बह गए, कई रास्ते डूब गए, कई इलाकों में आवाजाही पर असर पड़ा। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिहायशी इलाकों में कितना पानी भरा है। इसमें एक घर का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ केरल के साथ तमिलनाडु और कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और यहाँ बीते 24 घंटों से तेज बारिश हो रही है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में इतनी बारिश हुई कि कई इलाके पानी में डूब गए। ये उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल की तस्वीरें हैं। भारी बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी है और उस पानी में डूबी हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। राहत बचाव की टीम घरों में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है। यहाँ कई घरों को बारिश की वजह से नुकसान हुआ है।
अब जरा पूरब की ओर चलिए। असम में भारी बारिश के बाद कई जिलों का बुरा हाल है और वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकली हैं हमारी रिपोर्टर मदीहा खान। एबीपी न्यूज की टीम धेमाजी जिले की ओर जा रही है, जहां के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। असम के धेमाजी में इस वक्त एबीपी न्यूज की मौजूदगी और यहाँ का कुमटिया ब्रिज है जो कल खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था, जिसकी वजह से इस ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। खास उसी जगह हम लोग पहुंच गए और यहाँ की तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आसपास का जो अभी इलाका है वहां पर अभी भी बाढ़ आई हुई है, घरों में पानी है। वो तस्वीरें भी आगे जाके देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस ब्रिज की तस्वीरें दिखाना जरूरी है। आज सुबह इसको खोल दिया गया है इस वजह से, क्योंकि फिलहाल जो पानी है वो खतरे के निशान से नीचे आ गया है। लेकिन तस्वीरें अभी आप देख सकते हैं कि कितना तेज बहाव है और किस लेवल पर जो पानी है वो अभी यहाँ बह रहा है। पुल के नीचे से बहते पानी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ नदी किनारे बसे इलाकों का हाल क्या होगा। एबीपी न्यूज की टीम इस रास्ते से होकर धेमाजी जिले के कृष्णापुर गाँव की तरफ जा रही है, जो कि पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर एक तस्वीर आप ये देखिए कि जो स्कूल जाने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, पानी इतना भर गया है कि उनके लिए स्कूल जाना बहुत मुश्किल है। और ये तस्वीर हम आपको दूर से दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा वहां पहुंचना भी इस वक्त मुश्किल है। हल्की बारिश भी हो रही है और रास्ता पूरी तरह से टूटा हुआ है, रास्ता नहीं है जाने का। तो देखिए जो उनके पिताजी हैं, जो उनके फादर हैं, वो उनको किस तरह से नाव में बिठा के दोनों छोटे बच्चों को रास्ता पार करा रहे हैं। वो यहाँ तक उनको छोड़ेंगे ताकि वो यहाँ से पैदल अपने स्कूल चले जाएं। यहाँ के रहने वाले लोगों के घर पानी में डूबे हैं। हमारी रिपोर्टर मदीहा ने यहाँ बच्चों से बात की तो पता चला कि घर से बाहर निकलने के लिए नाव का ही सहारा है। हाल ये है कि पीने के पानी के लिए यहाँ के लोगों को नाव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आगे जाएंगी तो आपको असल तस्वीर और नजर आएगी कि कितनी मुश्किल में ये लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। और साल दर साल बाढ़ की समस्या जो है आसाम में बढ़ती जाती है, सालों से यही समस्या है। और देखिए ये पानी भर के लेके आए हैं, ये तस्वीर आप देखिए जरा कि ये पानी जो है वो भर के लेकर आए हैं। ये पानी कहाँ से भर के लाए होंगे? ये पानी आपको लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर से लाया है। पीने के लिए साफ पानी है। देखिए बाढ़ में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो देखिए 1-1.5 किलोमीटर दूर यहाँ लोगों का कहना है कि वो गए थे इस नाव से सफर तय करके और वहां से पीने का पानी इस तरह से बाल्टी में भरकर लेकर आए हैं और अब अपने घर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये है आसाम के खाना कृष्णापुर गांव की तस्वीरें, जहां पर चाहे इंसान हो, छोटे बच्चे हो या फिर बेजुबान जानवर हो, सभी के लिए इस वक्त गुजारा करना और इस बाढ़ से लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज आसाम। और अब चलते चलते एक शानदार खबर जान लीजिए आप। भारत के लिए अच्छी खबर आई है कॉमनवेल्थ खेलों में, जहां लॉन बॉल में भारत ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। इस वक्त की बड़ी खबर, इतिहास भारत की तरफ से रचा गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहला लॉन बॉल में गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें कि 17-10 से भारतीय महिला टीम ने ये खिताब अपने नाम किया और सीधे निशाना गोल्ड पर दागा। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने इतिहास रच दिया है। लॉन बॉल में पहली बार गोल्ड मेडल जो भारत ने जीता है। बर्मिंघम CWG खेलों में ये भारत को अब तक चौथा गोल्ड मेडल है जो भारत के खाते में आया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खाते में एक और गोल्ड मेडल। महिला लॉन बॉल टीम ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार भारत का स्कोर मेडल टैली पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका को मात दी है, 17-10 से मात दी है और इसी के साथ सीधा जो स्वर्ण पदक है वो भारतीय टीम की झोली में आकर गिरा है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और मेडल। महिला लॉन बॉल में टीम इंडिया ने सीधे गोल्ड पर निशाना साधा है, गोल्ड अपने नाम किया है।
हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं जीएस विवेक से। जीएस विवेक, लॉन बॉल एक ऐसा खेल जिसके बारे में बहुत भारतीय जानते भी नहीं होंगे और वहां पर महिला टीम ने जिस तरीके से इतिहास रच दिया है, वाकई में काबिले तारीफ। जी हाँ बिल्कुल रोमाना, और बहुत सारे भारतीय नहीं जानते हैं कि लॉन बॉल क्या खेल है। जबकि मैं थोड़ा सा समझा दूं कि लॉन बॉल में एक पीले कलर का छोटा सा बॉल होता है जिसको जैक कहते हैं। पहले उसको फेंका जाता है कम से कम 23 मीटर की दूरी पे, और उसके बाद दोनों टीमों में अभी जो हम इस पे जो हमने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, वो वुमेन्स 4 पेयर्स है। तो वहाँ पर 4 महिलाएं होती हैं एक टीम में, और वो अपने अपने रंग, जो कि भारत का नीला रंग का जो बड़ा गेंद है, वो धीरे से ज़मीन पर रोल करते हैं। और बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो बिलियर्ड्स और गोल्फ का अगर आप कॉम्बिनेशन करें ज़मीन पे, तो ठीक उसी तरीके से लॉन बॉलिंग को खेला जाता है। और वहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत जो है लगभग हार ही चुका था। उसके बाद एक सेंसेशनल कमबैक किया और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका को एक बड़े मार्जिन से हराया है। ऐसा नहीं था कि भारत जो है बहुत फेवरेट था, बहुत आउटसाइडर्स थे, और ये बहुत ही छोटे तरफ से आए हुए हैं। झारखंड से 2 हैं, उत्तराखंड के खिलाड़ियां हैं, ये चारों की चारों महिला, और वहां से आके उन्होंने भारत को ये गोल्ड मेडल दिलाया है। और बहुत ही हिस्टोरिक गोल्ड है, क्योंकि आज तक भारत ने इस इवेंट में कोई मेडल नहीं जीता है, और यहाँ पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराए। बहुत बड़ा मार्जिन होता है। जब भी आप लॉन बॉलिंग की बात करें तो अंतर इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन शुरुआत से लेकर अंत तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय लॉन बॉल टीम ने जो है डोमिनेट किया, और जितनी तारीफ की जाए इस टीम की उतनी कम। रोमाना, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।